नमस्कार। विभाग विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद हाजिर हूँ आपके सामने प्रतिदिन की भांति आज की सर्वाधिक चर्चित मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार साझा करने। यह बड़ी पीड़ा के साथ आज मैं उस विषय का स्पर्श करने जा रहा हूँ जिसकी चर्चा तो पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन विगत कल प्रधानमंत्री ने कार्रवाई करते हुए सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को कानून विभाग से अलग कर दिया, अर्थात कानून मंत्रालय उनसे लेकर उन्हें भू विज्ञान मंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ मंत्री अर्जुन मेघवाल को यह जिम्मा दिया गया कानून मंत्रालय का। यह छोटी घटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार हम लोग इस कार्यक्रम में भी मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर चुका हूं कि पिछले कुछ माह से किरण रिजिजू नियमित लगातार निरंतर न्यायपालिका पर हमले कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति के मामले में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, जबकि वहां एक कॉलेजियम सिस्टम है जिसकी अनुशंसा पर सरकार नियुक्ति करती है। वो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ थे। और तो और पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज, ध्यान रखें, उनके शब्दों पर ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। बहुत बड़ा आरोप था। प्रतिक्रिया स्वरूप लगभग 300 दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। और किरण रिजिजू जब प्रहार करते थे न्यायपालिका पर तो यह कहने से भी नहीं चुके कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका संविधान की भावना के प्रतिकूल काम कर रही है। जरा ध्यान दें, संविधान की रक्षा के दायित्व जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, पूरा अधिकार है, वो कानून बनाते हैं, लेकिन उस कानून की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और यह व्यवस्था हमारे संविधान में इसलिए की गई है कि कोई भी शासक तानाशाही की ओर न बढ़ सके, अपनी मनमानी न करे, वह स्वयं को एक मेव नेता न मान बैठे। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में है। और उस संविधान को लेकर किरण रिजिजू की टिप्पणी होती थी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की भावना के प्रतिकूल, उसके खिलाफ काम कर रहा है। जाहिर है इससे असंतोष पैदा हो रहा था। कई बार कई स्तर पर किरण रिजिजू के बयानों को लेकर सार्वजनिक रूप से आलोचना हुई थी। और जब पिछले दिनों जो कहा, जब हाईकोर्ट के जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात की तो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो यह तो अंत था। यह उन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया। यह तो इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, और पूरा देश इस पर खुश है कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए उनसे कानून विभाग ले लिया और एक महत्वहीन भू विज्ञान विभाग जो एक राज्य मंत्री देखा करते थे, जो मेघवाल जी को दिया गया, वो उनको दिया गया। अर्थात उनका प्रमोशन नहीं हुआ, उनका डिमोशन हुआ। इस बात पर हालांकि दिल्ली की जानकारी ये बताते हैं कि इसका निर्णय अभी पिछले दिनों जब कुछ नियुक्तियों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, विपक्ष के नेता लोकसभा अध्यक्ष रंजन चौधरी थे, वो जब चर्चा चली थी तो उस समय इस बात पर भी विचार विमर्श हुआ था प्रधानमंत्री के सामने किरण रिजिजू के वक्तव्यों को लेकर के, विशेषकर जो बातें उन्होंने कही थी रिटायर्ड जजों को लेकर के, को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
इस पर 300 बता रहे कि 300 वकीलों ने लिखित रूप में पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी और उस दिन की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष यह चर्चा हुई थी। दिल्ली के जानकार इस बात को बताते हैं और तभी प्रधानमंत्री ने मन बना लिया था। चूंकि ध्यान रखें, अब चुनाव निकट है, लोकसभा के चुनाव कुछ माह शेष रह गए हैं। अभी अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। अभी पिछले दिनों कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी है। उसके पूर्व हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता समाप्त हुई और कांग्रेस आई। तो इन सब पार्श्व में प्रधानमंत्री को निर्णय लेने पर वह समझ लिया कि अगर यह मामला तूल पकड़ता है, आगे बढ़ता है, तो यह उनकी मंत्री परिषद के लिए, उनकी सरकार के लिए किसी भी दृष्टि से अच्छा तो नहीं होगा। ध्यान रहे, हाल में कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ऐसे आए जिसने केंद्र सरकार को विचलित कर दिया था। मोदी ने, प्रधानमंत्री ने यह सही निर्णय लिया, वो न्यायपालिका के साथ टकराव नहीं कर सकते। जैसे कि हवा बना दी गई थी, आम लोगों में यह बात शुरू हो गई थी कि अब जो है टकराव न्यायपालिका बनाम केंद्र सरकार चल रहा है। और यह सब किरण रिजिजू टाइप के लोगों के द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों के कारण होता था, उनके शब्दों में, उनकी भाषा से होता था। यही का संतोष पैदा हो रहा था पूरे देश में और यह जो संदेश जा रहा था कि अब एक द्वंद्व शुरू हो गया है न्यायपालिका बनाम केंद्र सरकार, इसका बहुत ही बुरा असर विभिन्न मंत्रालयों में ही नहीं, विभिन्न राजदलों में नहीं, समाज के स्तर पर आम लोगों के बीच में भी पड़ रहा था। ऐसे में जब किरण रिजिजू से महत्वपूर्ण कानून विभाग ले लिया गया, बल्कि अगर बहुत कहते छीन लिया गया, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छा कदम माना जाएगा। और जिस अर्जुन मेघवाल को उन्होंने जिम्मेदारी दी, हालांकि वो राज्य मंत्री, वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका पार्श्व ध्यान रखें, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, IAS अधिकारी रहे हुए हैं। उनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो काम आएगा कानून मंत्रालय में। और यह एक बहुत अच्छा संदेश देश को दिया प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन मेघवाल को ला करके कि एक योग्य सक्षम व्यक्ति को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो न्यायपालिका का साथ समन्वय बैठाते हुए संविधान सम्मत काम करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई आरोप केंद्र सरकार पर न लग सके कि वह न्यायपालिका के खिलाफ है या न्याय संगत फैसलों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यह ताजा घटना विकास क्रम, इसका स्वागत है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। और इस अपेक्षा के साथ कि यह जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई थी समाज में, पूरे देश में, कि कोई टकराव है न्यायपालिका सरकार में, तो उसकी तो समाप्ति होगी। लेकिन और भी ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कि किसी भी स्तर पर ऐसी चर्चा न हो, ऐसी चर्चा का अवसर किसी को न मिले, यह बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, हमारे लोकतंत्र के जो तीनों आधार स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और इधर न्यायपालिका, संविधान में तीनों के अधिकार, तीनों की जिम्मेदारियां वर्णित हैं। उसमें न्यायपालिका की स्थिति विशिष्ट इसलिए है कि उसे संसद द्वारा पारित बनाए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार भी दिया गया है। और यह पूरे विश्व में यह परंपरा है, न्यायपालिका के पास यह अधिकार सुरक्षित है, ताकि इस लोकतंत्र में चूंकि निर्वाचित
सरकार होती है, जनता उन्हें चुनती है, उसमें कई तरह के लोग आते हैं और उन्हीं कई तरह के लोगों में से कई तरह के लोग मंत्री बन जाते हैं। ऐसे में अगर उन पर दृष्टि रखने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, उसे अधिकार दिया गया, ये बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा बनते हैं, बहुत ही पीड़ा के साथ, लेकिन चूंकि ये सत्य है, कटु सत्य ही सही, इसे दोहराना पड़ेगा कि आज हर दल, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, हर दलों से ऐसे कुछ लोग चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न विधानसभाओं और संसद के अंदर बैठे हैं जो दागी है, दागदार चेहरा है उनका। कई आपराधिक मामले उन पर चल रहे हैं, गंभीर किस्म के आपराधिक मामले चल रहे हैं। आज वो संसद में, विधानसभा में बैठ करके कानून बनाने में हिस्सेदार बनते हैं। यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र का प्रयास है। दोनों है, एक तरफ जहां लोकतांत्रिक पद्धति से जनता अपनी पसंद के अपने प्रतिनिधि चुनती है, वहीं पर संविधान में कहीं न कहीं यह खामी रह गई है कि इस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद में पहुंच पाते हैं, विधानसभा में पहुंच पाते हैं। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वर्तमान कानून तो है, लेकिन वे इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावी नहीं हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक सके। विशिष्ट हालातों में ही, अलग मामलों में ही न्यायपालिका उन्हें वर्जित करती है चुनाव लड़ने से। इक्के दुक्के कभी कभी कुछ घटनाएं होती है कुछ अवधि के लिए, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति चुनाव न लड़ सके। ध्यान रखें, यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है संसद, विधानसभाएं, जो हमारी लोकतांत्रिक भावना जो व्यक्त करती है हमारी जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिनके वो जहां उन्हें कानून बनाने का अधिकार मिलता है। उस प्रक्रिया में अगर अपराधी प्रवृत्ति के या अपराधी पार्श्व के व्यक्तियों की भागीदारी होती है तो शर्म तो हमें आएगी ही कि हमारा कैसा संविधान है, यह कैसा हमारा लोकतंत्र है, जहां अपराधी संसद में, विधानसभा में पहुंचकर कानून बनाने लगे और अपने लिए सुरक्षा के कवच तैयार करने लगे। ऐसे कई घटना, ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि ऐसे पदों पर नियुक्ति और उसके पहले चले जाए तो चुनावों में चुनाव लड़ने की पात्रता को लेकर एक नई बहस हो, संविधान में तदनुरूप परिवर्तन किए जाए, प्रावधान ऐसे हों कि कोई भी आपराधिक पार्श्व का व्यक्ति संसद में या विधानसभाओं में पहुंच ही सके, न पहुंचेगा, न वो हमारी इस व्यवस्था को प्रभावित कर पाएगा अपने हित में या अपराधियों के हित में या गैर कानूनी व्यक्तियों के हित में। हमारा संविधान इस बात की इजाजत तो देता है कि हर व्यक्ति को व्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर व्यक्ति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सेदार बन सकता है। लेकिन इस हर व्यक्ति में वह जो वर्ग है जिसे हम आपराधिक वर्ग कहते हैं, उसे इस प्रक्रिया से कैसे बाहर रखा जाए, उन्हें कैसे वंचित रखा जाए, इस पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। और आवश्यकता पड़े तो आप पूरे संविधान को बदल दें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि या उस पार्श्व का कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर न पहुंच पाए। यह आवश्यक है हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और संविधान की पवित्रता की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद।